हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 की सीबीटी 2 का, जिसका कि अभी हाल में आंसर किया आया था, तो सीबीटी 2 के जीके जीएस के क्वेश्चंस का आज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, तो उम्मीद करता हूँ आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी यूजफुल होगा। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर ऑलरेडी शेयर कर दी है, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइव्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम एज इफेक्टिवली। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने तथा उनकी यथासंभव प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यानी वेलफेयर स्टेट के बारे में कहा गया है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन है आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 38 या आर्टिकल 41। तो हमारे संविधान के डीपीएसपी के अंतर्गत वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात की गई है। वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात की गई है पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। तो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनकी प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 38 में प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में, जैसे बुढ़ापा, बीमारी इत्यादि में काम पाने या शिक्षा पाने या सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित किया गया है। ठीक है। आर्टिकल 39 में क्या है, समान काम के लिए समान वेतन, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, समान काम समान वेतन चाहिए। ठीक है। और आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है। तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 38, सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, एन एयरली 19th सेंचुरी ट्रायल अपराइजिंग वाज ऑर्गेनाइज इन 1812 बाय केरला फर्स्ट एग्रीकल्चर ट्राइब फ्रॉम द वायनाड रीजन रेजिस्टिंग ब्रिटिश एग्रेगेरियन एक्सप्लॉयटेशन। दिस रिवोल्ट इज नोन एज द। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1812 में केरल के वायनाड क्षेत्र की पहली कृषक जनजाति के द्वारा ब्रिटिश शोषण के खिलाफ आयोजित विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली सवाल में पूछा गया है कि ब्रिटिश के कृषि शोषण के विरोध में केरल में जो कृषक विद्रोह हुआ उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है कुरुचिया विद्रोह केरल के वायनाड में हुआ था 1812 में। यह वहाँ के कुरुम्बा जनजातियों के द्वारा ब्रिटिश की दमनकारी कृषि नीति के खिलाफ थी। दमनकारी कृषि नीति के खिलाफ थी। ठीक है। खास करके लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ यह विद्रोह था, जिसमें वहाँ के किसानों ने हथियार उठा लिए थे और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ एक प्रमुख कृषक विद्रोह के रूप में यह जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू फर्टाइल प्लेन्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। उपजाऊ मैदान, औद्योगिकरण तथा शहरी विकास के कारण विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो जनसंख्या के लिए अनुकूल जलवायु आवश्यक है। तो विश्व में सबसे अधिक जनघनत्व जो है वह दक्षिणी एवं पूर्व एशिया में पाया जाता है।
जैसे भारत, चीन और बांग्लादेश जैसे जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और उसका घनत्व है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगत्जे नदी, जो कि यहाँ के जीवन को, यहाँ के कृषि के लिए एक अनुकूल परिस्थिति बनाती है। इसी के कारण यहाँ तीव्र औद्योगिकीकरण भी संभव हो सका। तो राइट आंसर है साउथ एंड ईस्ट एशिया। अमेजन बेसिन, जो कि अपने घने भूमध्य सागरीय जंगलों के लिए विख्यात है, ठीक है। और सहारा मरुस्थल एक बड़े मरुस्थल, विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा डी, दक्षिणी एवं पूर्व एशिया। अगला सवाल है, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम अंडर द चोलाज इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द। चोलों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सर्वोत्तम प्रमाण किसमें मिलता है? तो आपको पता है चोल अपने उन्नत स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे। इसका उल्लेख उनके उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। उत्तर मेरूर अभिलेख, जो कि चोल शासक परांतक प्रथम के द्वारा उत्कीर्णित किया गया था, जिसमें ग्रामीण प्रशासन और स्थानीय स्वशासन की डिटेल में चर्चा है। स्थानीय प्रशासन की एक अनूठी व्यवस्था का विवरण दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि लॉटरी के माध्यम से सभा के सदस्यों का चुनाव होता था। लॉटरी के द्वारा सभा के सदस्य चुने जाते थे, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में उत्तर मेरूर अभिलेख इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद स्तंभ लेख, यह समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह समुद्रगुप्त की विजय गाथा है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में डिटेल से विवरण है। ऐहोल अभिलेख, यह पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन सेकंड के द्वारा यह उत्कीर्णित किया गया है। इसके लेखक जो हैं वह रवि कीर्ति हैं। रवि कीर्ति इसके लेखक हैं। इसमें हर्षवर्धन के विजयों का उल्लेख है। हर्षवर्धन के विजय के बारे में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख, उदयगिरी उड़ीसा में है। उदयगिरी उड़ीसा में। यह कलिंग शासक खारवेल का है। खारवेल से कलिंग शासक खारवेल के बारे में, इसके बारे में डिटेल विवरण दिया गया है। तो राइट आंसर होगा उत्तर मेरूर अभिलेख यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एसिडिक सॉल्यूशन इज ड्यू टू। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो विलयन में उपस्थित आयन के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे जब किसी अम्ल में, जैसे HCl या H2SO4, इसमें क्या होता है, इनके आयन टूट जाते हैं। जैसे HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों आयन टूट जाते हैं। तो इसके विलयन में जो मौजूद आयन होते हैं, फ्री आयंस जो होते हैं, वह मूवमेंट करते हैं। फ्री आयंस मूवमेंट करते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक का करंट प्रवाह संभव हो पाता है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर और सॉइल कंबाइंस विथ वाटर इन केमिकल वीथरिंग प्रोसेस नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। वायु या मिट्टी में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ मिलती है तो इस रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? तो यह कार्बोनेशन कहलाता है। कार्बोनेशन, सी इसका राइट आंसर है। कार्बोनेशन में क्या होता है, जब वायुमंडल या मिट्टी में, CO2
H2O के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है, तो एक हल्का अम्ल बनाती है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, H2CO3, CO2 और H2O मिलकर यह अम्ल बनता है और यह चूना पत्थर जैसे चट्टानों को आसानी से घोल देता है। यह जो है चूना पत्थर को आसानी से घोल देता है, जिससे केमिकल वीथरिंग होती है, रासायनिक अपक्षय होता है, जिसके कारण इसे कार्बोनेशन कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है? तो पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1992 में, 1992 में भाग 9 अनुच्छेद 243B, जिसमें भारत के प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक, तालुका और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का गठन किया गया। किसके द्वारा? आर्टिकल 230B के द्वारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो राइट आंसर है 243B, ठीक है। 240A में ग्राम सभा के शक्तियों के बारे में उल्लेख है, किसकी? ग्राम सभा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्रेट माउंटेन इज ए मेटा ह्यूमन डिजिटल बैंड कंसीव्ड बाय हुम। सीक्रेट माउंटेन नामक मेटा ह्यूमन डिजिटल बैंड, इसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो यह तकनीकी यानी जो टेक्नोलॉजिकल म्यूजिक है उसका एक विशिष्ट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वर्चुअल मेटा ह्यूमन 3D, वर्चुअल मेटा ह्यूमन 3D, जो कि यह एक टेक्नोलॉजी है, म्यूजिकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, जो कि अरिजीत सिंह के द्वारा, यह जो परिकल्पना है अरिजीत सिंह के द्वारा की गई है, जिसमें इंसान का डिजिटली इंसानी अवतार हो पाएगा, ठीक है। एक वर्चुअल डिजिटल बैंड तैयार किया गया है, इसको सबसे पहले अरिजीत सिंह ने तैयार किया है। तो राइट आंसर है ए। अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड ए कमिटी ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इन मार्च 2026। 2026 मार्च में आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर समिति का गठन किया गया है। तो यह समिति जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह है पर्यावरण मंत्रालय। मार्च 2026 में भारत सरकार ने पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने जैव विविधता और स्थानीय परिस्थिति को नुकसान पहुंचाने वाले आक्रामक विदेशी प्रजातियों, विदेशी जीवों और पौधों इत्यादि की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल टाइप इज ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। उच्च नमी धारण क्षमता के कारण भारत में कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो आपको पता है चिकनी एवं नमी युक्त काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह लंबे समय तक पानी को रोक सकता है, लंबे समय तक पानी इसमें रुका रहता है, ठीक है। तो इसके कारण यह कपास के फसल के लिए सर्वोत्तम होता है, इसलिए यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है।
तो राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल, एक वैज्ञानिक आलू के कंद के भंडारण ऊतक में स्थित एक पादप कोशिका का अवलोकन करता है जिसमें उनके रंगहीन प्लास्टिक उपस्थित होते हैं। इन प्लास्टिक का सबसे संभावित कार्य क्या है? ए साइंटिस्ट ऑब्जर्व ए प्लांट सेल containing many colorless plastids in the storage tissue of a potato tuber. Which function is most likely associated with plastid? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? स्टार्च का, प्रकाश संश्लेषण में जो स्टार्च का भंडारण है वह इसका सबसे संभावित कार्य है। इन प्लास्टिड का सबसे संभावित कार्य क्या है? स्टोरिंग स्टार्च प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसमें पौधों में पाए जाने वाले जो प्लास्टिड होते हैं जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा गया है, ल्यूकोप्लास्ट कहा गया है, तो इसको स्टार्च, यह जो है स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू इमीडिएटली सी द रिजल्ट ऑफ चेंजिंग इन डाटा? कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ता यूजर को डेटा में किए गए परिवर्तन का परिणाम तुरंत देखने की सुविधा मिलती है? ऑप्शन है स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन टूल या डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट होता है जिसमें आप कोई भी चेंजिंग करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वह तुरंत दिखेगा, यानी ए इसका राइट आंसर है। स्प्रेडशीट जो है एमएस एक्सेल जो है वह डेटा में चेंजिंग करने के लिए, डेटा के एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर है। द फेमस नॉवेल द गाइड वाज रिटन बाय विच इंडियन ऑथर? प्रसिद्ध उपन्यास गाइड, इसके लेखक कौन है? तो अंग्रेजी भाषा का यह प्रमुख पुस्तक है जिसके लेखक है आर.के. नारायण। 1958 में इसे लिखा था, 1958 में इसे लिखा गया था। यह एक कालजयी उपन्यास है। यह मालगुडी पर आधारित है, मालगुडी पर आधारित है, जिसके लिए 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, देवानंद की जो गाइड मूवी है वह इसी पर आधारित है। गाइड, देवानंद की गाइड मूवी इसी पर आधारित है। ठीक है, तो राइट आंसर है आर.के. नारायण यानी डी। विक्रम सेठ, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रचना है जिसका नाम है ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय। ठीक है, द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछा जाता है। खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, तो राइट आंसर है आर.के. नारायण। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इन महाराष्ट्र इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन फॉर इट्स एंशियंट केव एंड 5th सेंचुरी स्कल्पचर्स? महाराष्ट्र के निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा प्राचीन गुफाओं और 5वीं शताब्दी के मूर्तियों के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में है? तो आसान सा सवाल है, एलिफेंटा द्वीप, आपको पता होगा एलिफेंटा द्वीप, जो कि स्थानीय धारापुरी भी कहा जाता है, इसे धारापुरी कहा जाता है, जहाँ के रॉक कट गुफाओं के लिए यह प्रसिद्ध है। रॉक कट गुफा है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी के दौरान किया गया था, जिसमें त्रिमूर्ति जो है यह सबसे प्रमुख है, त्रिमूर्ति। ठीक है, तो ये इसे 1987 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। 1987 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं, बी इसका राइट आंसर है। प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय में से किसे घटाने पर प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, प्राथमिक घाटा बराबर होता है
प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट बराबर होता है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान यानी इंटरेस्ट पेमेंट। यह फार्मूला है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो गया सी, इंटरेस्ट पेमेंट को इसमें घटाया जाएगा। विच क्वांटिटी डिस्क्राइब द रेट एट विच वर्क इज डन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कौन सी भौतिक राशि उस दर का परिवर्तन करती है जिस पर किसी समयावधि में कार्य किया जाता है। ऑप्शन है विस्थापन, ऊर्जा, बल या शक्ति। तो शक्ति बराबर होता है कार्य यानी वर्क अपॉन टाइम। इसका मात्रक क्या होता है? जूल वाट, जूल प्रति सेकेंड या वाट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विथ फाउंडिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको पता है ए.ओ. ह्यूम ने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के प्रयासों से 1885 में बम्बई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वह W.C. बनर्जी थे। इसमें से कांग्रेस में 72 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 72 प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन यह इस समय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे। कब? 1885 के समय। लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल विभाजन किया था, तो बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड रिपन, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड नॉट टू फॉरेनर्स। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है? तो यह है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, यह विदेशों को नहीं मिलती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 2324 आर्टिकल 2324 के अंतर्गत है। यह सभी व्यक्तियों के लिए है, सभी व्यक्ति के लिए है, चाहे वो देशी हो या विदेशी। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत है और यह भी सभी को प्राप्त है, सभी को, देशी और विदेशी दोनों को। विधि के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14, यह भी सभी को प्राप्त है, सभी नागरिकों को, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी। तो राइट आंसर होगा ए। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2002-3 डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स। विच स्ट्रेटजी बेस्ट रिफ्लेक्ट दिस इन्फ्लुएंस व्हेन ए डिस्ट्रिक्ट सीक टू अट्रैक्ट न्यू इंडस्ट्रीज। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2002-3 में 1991 के सुधारों के बाद वैश्विक प्रभाव की चर्चा की गई है। यदि कोई जिला नए उद्योग को आकर्षित करना चाहता है तो कौन सी रणनीति इस प्रभाव को सबसे बेहतर दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो घरेलू एवं विदेशी संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा दिया गया। 1991 के आर्थिक नीति में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ? विदेशी कंपनियों को भारत में आमंत्रित किया गया, जिससे देशी और विदेशी दोनों कंपनियों को लाभ मिला। दोनों एक दूसरे के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सके, दोनों एक दूसरे से सीख सके। विदेशी पूंजी और आधुनिक तकनीक दोनों का भारत में आगमन हुआ और वैश्विक नीति का एक यह सीधा उदाहरण के रूप में सबके सामने आया।
तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया कीटनाशक कृषि क्षेत्रों में कीटों की संख्या को कम कर देता है। पक्षियों, पौधों और अपघटकों की भूमिका का ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र के खाद्य जाल पर सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? एक नया कीटनाशक कृषि क्षेत्र में कीटों की संख्या को कम कर देता है। ए न्यू पेस्टिसाइड reduce the insect population in an agriculture field, predict the most likely impact on the field food web considering the roles of birds, plants and decomposers। तो इससे क्या होगा? कीटों की कमी के कारण पक्षियों की संख्या घट जाएगी और ऊर्जा प्रवाह जो है प्रभावित होगा। बी इसका राइट आंसर है। बर्ड पॉपुलेशन में डिक्लाइन ड्यू टू रेड्यूस्ड इंसेक्ट प्रे अल्टरिंग एनर्जी फ्लो। कीटों की कमी के कारण पक्षियों की संख्या घट जाएगी और ऊर्जा प्रवाह इससे प्रभावित होगा। तो राइट आंसर होगा बी। ए स्टूडेंट्स हीट ए कंपाउंड एंड ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, द कंपाउंड वाज मोस्ट लाइकली। एक छात्र क्या करता है, किसी यौगिक को गर्म करता है और भूरे रंग की गैस निकलते हुए देखता है, तो यह किस यौगिक के होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर होगा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है, जब इसे गर्म करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में टूट जाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में टूट जाता है और यह तीखी गंध वाली भूरे रंग की गैस होती है। तो राइट आंसर होगा लेड नाइट्रेट। NO2 क्या होता है? तीखी गंध वाली भूरे गैस होती है, भूरे रंग की। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिनरल रिसोर्स प्रोजेक्ट एंड देयर लोकेशन इन इंडिया इज करेक्टली मैच? कौन सा खनिज संसाधन परियोजनाओं एवं भारत में उनके कौन सा युग्म, उनके स्थान का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कुद्रेमुख लौह परियोजना कर्नाटक में सही है। कोरबा कोयला क्षेत्र यह छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। नेवेली लिग्नाइट यह तमिलनाडु में है, पंजाब में नहीं है, तमिलनाडु में है। यहाँ भूरा कोयला मिलता है, लिग्नाइट। रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। यह कोयले के लिए भारत का सबसे पहला कोयला खनन है, रानीगंज में किया गया था। तो राइट आंसर होगा कुद्रेमुख कर्नाटक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया इन टर्म ऑफ कैचमेंट एरिया? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन सी नदी सबसे बड़े नदी बेसिन का निर्माण करती है? तो सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है भारत के कुल 26% 26.6% भाग को कवर करती है, यह है गंगा नदी बेसिन। इसका कैचमेंट एरिया लगभग 8,61,452 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका कैचमेंट एरिया यानी प्रवाह क्षेत्र। तो यह है गंगा, राइट आंसर होगा गंगा। दक्षिण भारत में गोदावरी बेसिन है, दक्षिण भारत में गोदावरी बेसिन है जो कि गंगा के बाद दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर बेस्ट डिस्टिंग्विश मेरिस्मेटिक टिश्यू फ्रॉम अदर प्लांट टिश्यू इन टर्म्स ऑफ सेल डिवीजन एंड फंक्शन? कोशिका विभाजन एवं कार्य दृष्टि से विभाज्योतक मेरिस्मेटिक ऊतकों अन्य पादप ऊतकों से कौन सी विशेषता अलग होती है? तो मेरिस्मेटिक जो टिश्यू होता है वह अपरिपक्व होता है, यानी मैच्योर्ड नहीं होता है, इमैच्योर्ड होता है। तो यह क्या करता है, तेज़ी से सेल डिवीज़न के लिए, इसमें तेज़ी से सेल डिवीज़न होती है, कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती है और जिसके वजह से पौधों के लंबाई और चौड़ाई में यह सहायता करती है, क्योंकि यह पौधों के शीर्ष पे पाई जाती है, पौधों के शीर्ष में पाई जाती है। तो यह क्या करती है, पौधों को वृद्धि करने में सहायता करती है। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डांस फॉर्म वाज एर्लियर नोन बाय द जेनेरिक नेम
यक्षगान। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पहले यक्षगान के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। यह यक्षगान शैली का हिस्सा माना जाता था, पहले यह यक्षगान शैली का हिस्सा माना जाता था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। और यक्षगान जो है वह कर्नाटक का रंगमंच से जुड़ा हुआ या प्रसिद्ध रंगमंच से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी यानी सी। अंडर आर्टिकल 75(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच बॉडी इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल? लोकसभा। भारतीय संविधान में 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से कौन उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद आर्टिकल 75(3) के अनुसार यह इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यानी निचले सदन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इन जून 2025 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ रिसर्च एनालिसिस विंग राव, इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी? तो इसका सचिव किसे नियुक्त किया गया था? राव का सचिव पराग जैन नियुक्त हुए थे। पराग जैन राव के सचिव नियुक्त हुए थे। भारत के बाहरी खुफिया एजेंसी का इन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया था। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूजर वांट्स टू ट्रांसफर ए लार्ज फाइल टू ए कलीग ओवर द इंटरनेट, विच इंटरनेट सर्विस इज मोस्ट सुटेबल फॉर द टास्क? यदि कोई यूजर इंटरनेट से अपने सहकर्मी को एक बड़ी फाइल भेजना चाहता है तो इसके लिए कौन सी इंटरनेट सेवा सबसे उपयुक्त है? यानी आप अगर किसी फ्रेंड को इंटरनेट से फाइल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, बड़ी फाइलों को ईजिली भेजा जा सकता है। जैसे आप किसी ईमेल के द्वारा किसी फाइल को भेजेंगे तो इसमें 25 MB की फाइल लिमिट होती है, इसकी लिमिट होती है, जबकि FTP में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग फाइल को आराम से ट्रांसफ़र कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल Z इन एटॉमिक नोटेशन रेफर्स टू? परमाणु संकेत में Z प्रतीक किसे दर्शाता है? परमाणु संकेत में Z जो है किसका प्रतीक है? तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर को Z सिंबल प्रदान किया गया है। मास नंबर द्रव्यमान संख्या को A कहा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया B एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज जॉइंटली अवार्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस एलोंग विद 2 अदर इकोनॉमिस्ट? किन 2 अन्य अर्थशास्त्रियों के साथ 2025 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये थे डेरोन एसोमोग्लू, जिन्हें आर्थिक विज्ञान में साइमन जॉनसन और रॉबिन्सन के साथ रॉबिन्सन के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? कि संस्थाएं कैसी बनती है और यह संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है, तो यह इनका टॉपिक था अर्थव्यवस्था का। तो राइट आंसर है डेरोन एसोमोग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोका वाज प्रीडोमिनेंटली कंपोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट? अशोक के जो अभिलेख हैं वह निम्न में से किस लिपि में लिखे गए थे? तो आपको पता है अशोक के लिपि को सबसे पहले जेम्स पेरसेप ने पढ़ा था।
1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और यह लिपि जो थी ब्राह्मी में थी, ब्राह्मी में लिखी गई थी। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ अभिलेख खरोष्ठी में भी पाए गए हैं। खरोष्ठी में जो अभिलेख पाए गए हैं वह उत्तर पश्चिम भारत के हैं, ठीक है। और अफ़गानिस्तान में ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। अफ़गानिस्तान में ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर है ब्राह्मी यानी ये। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स वाज ए डॉकयार्ड डिस्कवर्ड। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक डॉकयार्ड की खोज की गई थी। आसान सा सवाल है। लोथल में, लोथल कहाँ है? गुजरात में, जो कि भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ सबसे पुराना गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला है, जो कि यह दर्शाता है कि हड़प्पावासी पश्चिमी एशिया और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। पश्चिमी एशिया और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, ठीक है। तो राइट आंसर है लोथल। अगला सवाल है द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2025 इज ऑब्जर्व अंडर विच थीम। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था आपदा को नहीं लचीलेपन को वित्त पोषित करे। फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर। डी इसका राइट आंसर है। आपको पता है हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2025 का थीम था बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाए और पूर्व तैयारी में निवेश बढ़ाने पर जोर। डी इसका राइट आंसर है। एट विच लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम डू मंडल और तालुका पंचायत फंक्शन। पंचायती राज व्यवस्था में मंडल और तालुका पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? तो आपको पता है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर मंडल, तालुका, ब्लॉक, मंडल और तालुका, ठीक है, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का ये स्तर है। तो सवाल में पूछा गया है मंडल और तालुका, तो यह मध्यवर्ती स्तर था, इंटरमीडिएट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन थे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर कॉमनली रेफर टू एज व्हाट इन ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी। भौगोलिक शब्दावली में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अक्षांश और देशांतर, इसे क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी पर सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर के ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। अक्षांश और देशांतर के ग्रिड का प्रयोग किया जाता है, जिसे ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है, भौगोलिक निर्देशांक कहा जाता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। विच प्लेयर वॉन द 2025 बैलन डी और एट द सेरेमनी हेल्ड इन पेरिस ऑन 22 सितंबर 25। 22 सितंबर 2025 को पेरिस में आयोजित समारोह में वर्ष 2025 का बैलन डी और पुरुष पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो यह जीते थे उस्मान डेम्बले, इसका राइट आंसर है। इन्हें पुरुष वर्ग के लिए यह सम्मान दिया गया। इन्होंने अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सत्र के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। तो डी इसका राइट आंसर है। हु बिल्ट द मार्बल पैलेस इन कोलकाता, ए ग्रांड मैंसन नोटेड और इट्स रेनेसा आर्ट कलेक्शन एंड न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर। कोलकाता में मार्बल पैलेस है, जिसका निर्माण किसने कराया था? जो अपने पुनर्जागरण कालीन कला संग्रह और नवशास्त्रीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके
निर्माता है राजा राजेंद्र मलिक। राजा राजेंद्र मलिक जो कि इन्होंने उत्तरी कोलकाता में एक भव्य और ऐतिहासिक इनका हवेली है। कोलकाता में एक यह हवेली है जिसका निर्माण 1835 में राजा राजेंद्र मलिक के द्वारा किया गया था, जो कि कला के बहुत बड़े पारखी थे। तो डी इसका राइट आंसर है। विच कमिटी रिकमेंड द शिफ्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट टू मार्केट डिटरमाइंड रेट्स इन इंडिया। भारत में प्रशासित ब्याज दरें एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट से बाजार निर्धारित ब्याज दरें यानी मार्केट डिटरमाइंड रेट्स की ओर परिवर्तन करने की सिफारिश किसने की थी? तो याद रखिए, इम्पोर्टेंट घटना है। भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। बैंकिंग एवं वित्त सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। तो इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि कोई सरकार या बैंक वह ब्याज दर खुद तय नहीं करे, बल्कि मार्केट के हिसाब से इसे मांग और आपूर्ति के आधार पर डिसाइड करना चाहिए। इसी के बाद भारत में जो दरों का गैर विनियमन होता है, डी रेगुलेशन जो है वह शुरू हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नरसिम्हन समिति, ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड्स विल बी एस्टेब्लिश अंडर द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। सुटेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? यानी न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए 2025 में एक संस्था बनाया गया, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। डी इसका राइट आंसर है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड नाम से यह स्पष्ट है। इसका काम क्या था? परमाणु क्षेत्र का विस्तार करना और सुरक्षा मानक को वैश्विक स्तर पर लाना, उसका नियमन करना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन साइट्स इन इंडिया इज फेमस फॉर द सक्सेसफुल कंजर्वेशन ऑफ द वन ऑनर्ड राइनोसोर्स। भारत निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक सींग वाले गैंडे के सफल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के लगभग एक सींग वाले जो गैंडे हैं उसकी 2/3 यहीं पाई जाती है। तो यह यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी है, विश्व धरोहर स्थल भी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी। गिर गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशियाटिक लाइन्स के लिए प्रसिद्ध है, एशियाटिक लाइन्स के लिए। ठीक है, साइलेंट वैली या केरला में है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही है कि यहाँ पूंछ वाले बंदर पाए जाते हैं। शेर पूंछ वाले बंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, यह केरल में हाथियों और बाघों के संरक्षण में है, के लिए है। केरल में हाथी और बाघ संरक्षण के लिए। तो राइट आंसर हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क यानी डी। तो ये था आरआरबी एनटीपीसी 2025 के CBT 2 के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।